मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 454वीं कक्षा, 7वें अध्याय के तीसरे पाठ के 82 सूत्र हो गए। कोई प्रश्न है तो पहले वो पूछो। अच्छा जी, सस्याची जो दुह धातु आत्मनेपद में आत्मनेपद में अधोक्षंत बना था, तो अत आदेश नहीं हुआ था, तो भावी जो होने वाला ऐसा अनकारांत मान के पहले अच का स का अगर लोप कर देंगे तो अत आदेश हो सकता है। सस्याची कब करता है ये अपना कार्य, पहले तो ये बताओ मुझे। आजादी प्रत्यय पर रहते, आजादी प्रत्यय परे रहते हैं, तो दिखाओ पहले आजादी। हंस गए ना जी, क्योंकि जिस समय तक हलादी है तब तक ये लगता नहीं, और आजादी जब आएगा उस समय तक तो अंत आदेश हो चुका होगा। ठीक है ना, क्योंकि अनतः है ना, वो अनकारांत हो तब होता है ना अत। लेकिन जब तक सा का लोप नहीं हुआ है, आकार का लोप नहीं हुआ है, तब तक तो अकारांत ही है, और आजादी है नहीं तब तक तो ये भी नहीं लग पाएगा। तो पहले तो अंत आदेश हो चुका होगा, दोनों की प्राप्ति एक साथ नहीं है। अंत आदेश होने के बाद आजादी बनेगा तब ये लगेगा, और तब ये लगेगा तो कोई समस्या नहीं है। अधोक क्षमता में क्या अंतर पड़ेगा फिर, कुछ भी नहीं। इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिखाया। देखो उदाहरण दिखाया था इन्होंने आताम आथाम और इट का, जबकि आजादी तो अंत आदेश भी था ना। तो अंत आदेश में हम लोग कर भी लेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अतोगुणे लग जाना था, तो कर लिया तो कोई अंतर नहीं, अधोक क्षमता तो बनना ही है। ठीक है, ये और कोई प्रश्न है इसमें, यही था ना। हम्म तो गुण का प्रारंभ हो गया था, कल जो पहला सूत्र आया था मिदेर गुण। तो आगे जो गुण हम करते हैं धातुओं में, जहाँ कहीं भी प्राप्ति होती है भाषंज्ञा के अतिरिक्त, वहां तो और गुण लगता है। लेकिन अन्य जहां जहां भी गुण होते हैं वो सारा प्रकरण यही है गुण का। ज्यादा सूत्र नहीं है, थोड़े ही सूत्र हैं, लेकिन यही गुण करने वाले हैं। वृद्धि का तो बहुत बड़ा प्रकरण चला था, लेकिन गुण का इतना बड़ा प्रकरण नहीं है। तो आगे सूत्र दिया इन्होंने, एक सामान्य सूत्र है जुसीचा, जुसी सप्तम में वचनांतम च व्यपदम। अब जुस पर रहते ये गुण का विधान कर रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जुस प्रत्यय, जुस आदेश जो होता है झी के स्थान पर, ये इंगित है सार्वधातु कमपित। तो इंगित होने से गुण की प्राप्ति हो नहीं रही थी, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा है। क्योंकि आगे जो सूत्र आ रहे हैं, जो प्रमुख दो सूत्र हैं, दो सार्वधातु कारत्व कयो और पुगंत लघु को दस, यही है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध सूत्र हैं, इनसे प्राप्त हो नहीं रहा था। तो जुसी च प्रत्यय पड़ता है इगंत अंग से गुणो भवती। अब इगंत परिभाषा तो आनी ही है, यहाँ पर एक आ जाएगा, और अंग से का बन जाएगा विशेषण, तो इगंत अंग लिया जाएगा। तो इस तरह से जुस आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, जुस आदेश हम किस से करते हैं,
झेर जुस। झेर जुस। तो मुख्य तो सूत्र हो गया झेर जुस। ऊपर से अनुवृत्ति किसकी आ रही थी यहाँ पर झेर जुस में? लिंग की आ रही है, लिंग हसी योट है, वहां से लिंग की अनुवृत्ति आ रही है। लेकिन अगला सूत्र फिर झेर जुस के आगे है सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। अब कितने और बढ़ गए? सिच कहने से लुंग लकार भी आ गया, ठीक है ना। और अभ्यस्त और विद धातु, ये क्या लुंग लकार के लिए अथवा लिंग लकार के लिए पढ़े हैं? लिंग लकार तो पीछे से हो ही गया, झेर जुस से हो ही जाना है। कहने का तात्पर्य अभ्यस्त और विद का पाठ किस लिए माना जाएगा? क्योंकि लिंग लकार हो गया, लुंग भी हो गया, और फिर भी अभ्यस्त विद और पढ़ा, तो क्यों? क्योंकि लंग भी चाहिए। अब लंग में ही तो मानेंगे अब, और भी कोई इंगित लकार रह गया? क्यों इंगितः चल रहा है साथ में, ध्यान रखना, इंगितः की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से। और भी कोई रह गया इंगित लकार? लिंग आ गया, लुंग आ गया, लंग आ गया, और कौन सा रह गया? लिरिंग। लिरिंग रह गया। तो लिरिंग में जुस आदेश जब करेंगे तो इगंत अंग मिल जाएगा वहां। वहां तो से प्रत्यय आता है ना पहले, तो उससे कोई संबंध है नहीं इसका। तो इस तरह से अभ्यस्त और विद, ये लंग के लिए इनका पाठ हुआ। अब 3 लकार हो गए हमारे पास में, लिंग और लुंग और लंग लकार। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। फिर आता है वो लकार तो वही रहेंगे, लकार कोई नहीं पढ़ने वाला है, तो लेकिन इगंत अंग जहां होगा वहां ये जुसीचा सूत्र लगना है, ठीक है ना। आगे ज्यादा विस्तार नहीं करते। उदाहरण देखो, अजुहवु, अभिभयु और अभिभरु, 3 धातुएं लिए इन्होंने, हु, भी और भ्री। तो ये सभी धातुएं ज्योत्यादि गण की हैं। ज्योत्यादि गण की क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि शप वहां चला जाता है तो इगंत अंग के आगे जुस आ जाएगा। अगर शप होगा तब तो इगंत अंग बन ही नहीं पाएगा। शप कहाँ कहाँ आ सकता है? अगर होता भी तो विधिलिंग में आता, लुंग में तो आएगा नहीं, और लंग में आ सकता था। तो इस तरह से जुहत्यादि गण की लेकर के इन्होंने स्पष्ट जुस आगे दिखाया। तो हु धातु का है ये अजुहवु। तो यहाँ कैसे बनाएंगे इसको? अजुहवु, लंग लकार ला करके, और सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, अभ्यस्त संज्ञा है इसकी, ठीक है ना। तो लंग लकार के स्थान पर झी को जुस कर दिया गया, जो झी आएगा उसके लिए, और जो शप आएगा तो शप का श्लू हो गया, ठीक है ना। श्लू से द्वित्व भी करना है अब, तभी तो अभ्यस्त होगा। उसके बाद फिर आगे अभ्यास कार्य करके, और जो हु है वहां पर इसने गुण का तो कर दिया निषेध, नहीं, गुण का जो निषेध प्राप्त हो रहा था वो गुण इस सूत्र ने कर दिया। तो हु का बन गया हो, अब आदेश होकर के हवु हु, भी का भे अयादेश होकर के भयु हु, और भ्री में अर होकर के भरु हु, अभी भरु हु। इसमें अभिभयु में तो धातु ही भी है, अभ्यास में भी रहेगा ही, लेकिन ये अभिभरु में भी कैसे हो गया? तो इसके लिए इकार करने का सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने। कौन सा है? अभ्यास से इकार में भ्रियामित से इकार करेंगे। चलो आगे देखो, अब ये आया मुख्य सूत्र, सार्वधातु कार्धातु कयोः सप्तमी द्विवचनान्तम। अब केवल यहाँ पर अंगस्य और गुण इसी का अधिकार चल रहा है, और गुण मात्र कहा है, किसको का होना है ये नहीं कहा, तो एक परिभाषा आ जाएगी। अंगस्य का बन जाएगा विशेषण, वो तो इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति सार्वधातुके आर्धधातुके च प्रत्यये अर्थः। तो स्पष्ट है कि तीसरे अध्याय के जब प्रत्यय होते हैं तब ये सूत्र लगता है। चौथे 5वें अध्याय के प्रत्यय होंगे
वहां इसका कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि वो सार्वधातुक या अर्धातुक नहीं होते। वहां और गुण लगता है फिर, वो भी केवल वर्णांतों में, सर्वत्र वो भी नहीं लग पाएगा। तो बहुत प्रसिद्ध है, सब अर्थ पता ही है, इसमें कोई और तो विशेष बात नहीं है। उदाहरण के लिए तरति, नयति, भवति, ये शब्द का दे दिया उदाहरण, यानी कि सार्वधातुक का। और अर्धातुक में कर्ता, चेता, स्तोता, त्रिच प्रत्यय के, अथवा लुट लकार भी ले सकते हैं। भावित बनेगा ऐसे ही। तो लुट लकार में है अर्धातुक? नहीं है। ताश प्रत्यय नहीं है भाई, तिप्तसी नहीं है अर्धातुक, लेकिन ताश तो आ गया ना, तो वो भी बन जाएगा इसका उदाहरण। आगे देखो, जाग्रो विचिर्णल नित्सु। जाग्रह षष्ठी वचनांतम, अविचिर्णल नित्सु सप्तमी बहुवचनांतम। जागृ धातु का है ये जाग्रह, जागृ निद्राक्षय। जागृ में अनुबंध है कोई? कोई अनुबंध नहीं है। अब यहां इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्या कहना चाह रहे हैं इससे? ये दो कार्य करता है, यानी कि दो प्रसंगों में ये लगता है। एक तो जहां वृद्धि प्राप्त हो रही है वहां ये गुण करेगा, ठीक है ना। और जहां प्रतिषेध प्राप्त हो रहा है किंग च से, वहां भी ये गुण करेगा। तो वृद्धि का विषय और प्रतिषेध का विषय, दो विषय इसके बनते हैं। कैसे पता लगता है कि वृद्धि जहां है वहां भी गुण करेगा ये? क्योंकि ऋणल और चिण, इनके देखो परे रहते निषेध किया गया है। निषेध कहाँ होता है? जहां प्राप्ति होती है, अर्थात वहां भी गुण कर रहा था ये। इसका तात्पर्य ऋणित प्रत्यय आगे आने पर वृद्धि न होकर के गुण होगा। अन्य जो ऋणित रह गए, चिण और नल को तो छोड़ दिया, अन्य जो ऋणित रह गए वहां वृद्धि नहीं होगी, अब गुण होगा। ये चिण और नल कहने से पता लग गया। नहीं तो अगर ये चिण और नल न होते तो संदेह रहता कि ये सूत्र जहां पर प्रतिषेध है वहीं तो प्राप्ति कराएगा, फिर जहां वृद्धि हो रही है वहां वृद्धि हो जाती। लेकिन चिण और नल का निषेध करने से स्पष्ट पता लग रहा है कि पाणिनि को ऋणित प्रत्यय पर रहते गुण इष्ट है, वृद्धि नहीं। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, क्योंकि इसमें निषेध जो किया गया है जहां जहां पर, एक तो नित ले लिए प्रत्यय, तो ङयत यस्य स नित, और बाकी जो वी है ये वी प्रत्यय जोड़वी आदि या जो प्रत्यय होते हैं वो उससे लिए गए, तो इनको छोड़ दिया गया है, वी, किण, ऋणल और नित। तो जागृ इत्येतस्य अंगस्य गुणो भवति। अब यहाँ पर एक परिभाषा की नहीं है आवश्यकता, क्योंकि जागृ को गुण का यहाँ तो अलंत्य से ही लग सकता है, कोई समस्या नहीं है। जागृ इत्येतस्य अंगस्य गुणो भवति अविचिर्णल नित्सु सार्वधातुक अर्धातुकेषु प्रत्ययेषु परतः। इन प्रत्ययों को छोड़ करके अन्य प्रत्यय जब आएंगे तब। तो पहले तो ऋणित का उदाहरण दिया उन्होंने, जागरयति, ठीक है ना। जागरयति ये किसका हुआ? ऋणिच का। तो ऋणिच में नहीं किया है निषेध है, वहां वृद्धि न होकर के अब स्पष्ट पता लग गया कि जहां वृद्धि का प्रसंग है वहां भी गुण होना है। नहीं तो जागरयति बनता, फिर जागरयति जागर कह, ये दो उदाहरण हो गए इसके। यहाँ एक प्रश्न ये हो सकता है कि जागरयति में जब हमने गुण कर लिया तो स्थिति क्या है? जागर और ई, ठीक है ना, जागर और ऋणिच का ई है, आगे शब्दिव है। तो अब यहाँ पर अतोबधाया नहीं लगा सकते क्या? गुण करने के बाद तो उपधा में आकार आ गया ना, और आगे ऋणित प्रत्यय परे है। लगा सकते हैं कि नहीं? तो यहां भी वही उत्तर है
कि यदि यहाँ अतोबधाया लगा करके वृद्धि करके जागारयति बना लें तो फिर चीर्ण और नल कह करके निषेध करने की आवश्यकता क्या रही? फिर वहां भी तो वृद्धि हो जानी है सीधे, बल्कि वहां तो हमें अतोबधाया लगाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, सीधा अचोर्णिति वृद्धि कर देगा। जब वहां रोका जा रहा है, चीर्ण और नल में निषेध किया जा रहा है, तो पाणिनि को गुण इष्ट है। जब गुण इष्ट है तो गुण ही रहेगा। अब यहाँ पर निच में भी जागारयति नहीं बना सकते, जागरयति ही बनेगा, ठीक है ना। नहीं तो ये निषेध, ये जो है चीर्ण और नल का निषेध करना अनर्थक हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है फिर, ठीक है ना। तो चीर्ण और नल में वहां वृद्धि हो जाएगी। अब समझ में आ गया? नहीं, वहां वृद्धि हो जाएगी, और अन्य जो णित प्रत्यय हैं वहां ये वृद्धि के प्रसंग में गुण की प्राप्ति करेगा। आगे देखो, साधु जागरी, ये उसका हो गया। सुप्पजातो निस्ताच्छिल्य, जागरम जागरम ये णमुल का हो गया। जागरो वर्तते ये घय का हो गया। जागरितः जागरितवान, ये उसका दिखा दिया इन्होंने कित प्रत्यय का, क्योंकि प्रतिषेध विषय में भी तो गुण की प्राप्ति करनी है, और प्रतिषेध विषय में गुण की प्राप्ति है, ये कैसे पता लग रहा है? ये सारी बातें सूत्र से ही पता लग जाती हैं। जागरितः जागरितवान, यहाँ किंगिति च क्यों नहीं रोक पा रहा है? दो उत्तर। अगर किंगिति च यहाँ रोक देता तो ङित प्रत्यय परे रहते भी रोक देता। रोक देता कि नहीं? तो ङित प्रत्यय परे रहते निषेध क्यों किया है फिर इसमें सूत्र में? इसका क्या तात्पर्य हुआ कि कित ङित प्रत्यय में भी पाणिनि को गुण इष्ट है। देखो, नल और चिण से हमने कुछ अन्य अर्थ निकाला, और ङित का ङित परे रहते जो कह रहे हैं कि यहाँ गुण नहीं होता, तो प्रश्न उठेगा कि वो तो किंगित चाहिए रोक देगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो कहा नहीं, हमें गुण इष्ट है। इस तरह से अब कित प्रत्यय, क्योंकि ङित को तो मना कर दिया उन्होंने, तो कित तो बचा। यानी कहा जहां जहां किंगितिचा निषेध कर रहा है वहां पर ङित में तो ठीक है, मान लिया नहीं होगा, लेकिन कित में हो जाएगा। तो बहुत से लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, देखा होगा, जागृति बोलते हैं ना, जागृति अभियान, जागृति संस्थाएं बहुत सी हैं नाम से, तो सही है शब्द ये जागृति। यहाँ होना चाहिए गुण, नहीं नित में ही तो कहा है निषेध, कित में तो होना चाहिए ना। तो क्या बनना चाहिए? जागृति। जागृति। अच्छा, रूप कैसे चलते हैं इसके? जागर्ति, जागृतः, जागृति। तो जागृति, जागृतः है। यहाँ क्या दिया है? ये जागरितः, और वहां क्या है? जागृतः। वहां क्यों है? क्योंकि ङित में रोक दिया है इन्हें, ङित में निषेध कर दिया ना, तो वहां तो कोई बात नहीं है, वहां तो जागृतः ही बनेगा। ये तो कृता प्रत्यय का है, ये जागरितः है ना। तो इसलिए जागृति में थोड़ा संदेह है, क्योंकि वहां ऐसे इस सूत्र को देखें तो वहां पर गुण होना चाहिए, जागृति ये बनना चाहिए। अच्छा जी, जागृति कोई प्राचीन शास्त्रों में उपलब्ध होता है या नहीं? जागृति तो नहीं होना चाहिए, मैंने नहीं देखा कहीं पर भी जागृति, क्योंकि नाम तो वैसे बहुत सी लड़कियां भी नाम रख लेती हैं अपना, जागृति देवी, जागृति, इस तरह से करके, लेकिन कित में ये सूत्र गुण करेगा, होना चाहिए। क्योंकि एक बार यहाँ एक लड़की का नाम जागृति कहीं है, कोई प्रसंग आ गया था, जो आचार्य विशुद्धानंद जी मिश्र यहाँ पर जीवित थे उस समय। विशुद्धानंद जी थे ना, एक वैदिक विद्वान जो रहे हैं, जिन्होंने कि करपात्री जी की पुस्तक का खंडन किया है, वेदार्थ पारिजात। वेदार्थ पारिजात नाम था ना उनकी पुस्तक का, ध्यान होगा, करपात्री जी, जो 16 विद्वानों से बनवाई थी उन्होंने। 16 लोग लगे थे उसको लिखने में, तो उन्होंने महर्षि दयानंद की भाष्य भूमिका का उसमें खंडन किया है बहुत सा।
उस खंडन का खंडन करने के लिए आचार्य विशुद्धानंद जी ने एक पुस्तक लिखी थी, वेदार्थ कल्पद्रुम, 3 भागों में है वो भी, मैंने उसका संपादन किया है पूरा। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जागृति नाम कैसे भाई, किसी लड़की का प्रसंग आया जागृति, कि जागृति नाम कैसे, उन्होंने भी आक्षेप उठाया उस पर, क्योंकि वही व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, तो जागृति होना चाहिए। अब वो अलग बात है किसी अन्य कोई वार्तिक इत्यादि की सहायता, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई दिया नहीं है ऐसा। और कहीं अगर किसी का कोई साधु प्रयोग मिलता है तो उसको स्वीकार कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ इस सूत्र की जो व्याख्याएं हैं व्याख्याकारों ने कहीं उसका वर्णन किया नहीं है, जागृति शब्द के विषय में कैसा बनता है। चलो आगे देखते हैं। अब ये हो गया जागृत, जागृतवतु का है ये। आगे पुगंत लघुपधस्य च, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। पुगंत लघुपधस्य षष्ठे क्वचनांतम चाव्यपदम। अब पुक क्या है, ये पुकागम पीछे हम पढ़ चुके हैं, अर्तिहिरिवली। तो पुकी अंतः पुगंतः जो समास करेंगे यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष करते हैं, पुकी अंतः पुगंतः। और लघुपध जो शब्द है यहाँ पर, ये कर्मधारय समास है, बहुरी समास नहीं है, ठीक है ना। लघु उपधा यस्य ऐसे नहीं, फिर तो ये अंग का बन जाएगा विशेषण, और अंग का यदि हमने बना दिया विशेषण तो ऐसा अंग जिसमें उपधा लघु हो, ठीक है ना, उपधा जिसमें लघु हो तो एक दोष आने लगेंगे। वो ज्यादा विस्तार तो नहीं करते अभी, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि ये कर्मधारय समास होता है इसमें। लघ्वीच असौ उपधा लघुपधा। अब कर्मधारय समास करने से लाभ क्या होता है कि अब एक इसके साथ में जोड़ देते हैं बाद में, संबंध षष्ठी मान करके, लघुपधस्य एक ऐसे होता है, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि पुगंतस्य। अब देखो एक परिभाषा दोनों स्थानों पर आ जाएगी। अब पुगंत कहा है, वहां भी एक जुड़ जाएगा। पुगंतस्य अंगस्य एक, ठीक है ना, पुगंतस्य अंगस्य एक, एक तो ये वाक्य बन गया अलग से। और लघुपधस्य च एक, लघुपधस्य एक, जो लघुपद है लघु उपधा, यहाँ पर ये बहुरी समास नहीं, लघु जो उपधा है, ठीक है ना, उसमें जो एक विद्यमान है उसका जो एक, तो लघुपधस्य एक गुणो भवति साधातुके आधातुके च प्रत्यय परतः। अब उदाहरण देख लो, जैसे पुगंत का, तो यहाँ पर विली धातु हिरी क्री जी पीछे आ चुकी थी सारी, कुनुई आई थी, तो वही उदाहरण दिए है इन्होंने। तो विली के आगे जब पुक आया, विलीप, वैसे दीर्घिकार और इसीलिए सूत्र में अलग से पुगंत बोलना पड़ा है ना, नहीं तो फिर तो उपधा में ह्रस्व यदि वैसे हो जाता तो कोई बात ही नहीं थी, लघु उपधा बन जाती फिर तो विलेपयति, ऐसी हिरी से हिरेपयति, और कुनुई में यकार का लोप हो जाएगा, ठीक है ना, कुनोपयति। और लघु उपधा में एक है, वहां भेदनम छेदनम भेदता छेदता, ये सारे उदाहरण बनते हैं। तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट ध्यान रखना कि लघुपधस्य एक ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, लघ्वीच असोपधा लघुपधा और लघुपधस्य एक। उपधा भी लघु होगी और वही एक होगा, क्योंकि लघु उपधा में तो ह्रस्वकार भी आ गया, ह्रस्व इकार ह्रस्व उकार ह्रस्व ऋकार सारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लगा करके लघुपधस्य एक परिभाषा नहीं लाएंगे तो ददंत विधि भी हो सकती है, फिर तो अंतिम अल को वर्ण को भी हो सकता है, ऐसा नहीं करेंगे तो कर्मधारय समास करके एक को जोड़ा जाएगा। अच्छा, अब ये जो सूत्र गुण के आए अब तक, अब यहां से ये निषेध का सूत्र आ रहा है आगे। ये 2 सूत्र हैं निषेध के लिए, ठीक है ना, निषेध ज्यादा विस्तार से नहीं है, बस 2 ही सूत्र हैं। तो पहला सूत्र है नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके।
जहां प्राप्ति होती है वहीं निषेध होता है, तो इन सूत्रों से जो प्राप्ति हो रही थी उसी का यहाँ पर निषेध किया गया है। न अव्यपदम अभ्यस्तस्य षष्ठे क्वचनांतम अचि सप्तमे क्वचनांतम इति सप्तमे क्वचनांतम सार्वधातुके सप्तमे क्वचनांतम। पीछे क्योंकि आर्धातुक सार्वधातुक दोनों चल रहे थे, एक को लेना है तो दोबारा बोल दिया सार्वधातुके। अब आर्धातुके हट गया यहाँ से, अब ठीक है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो दोनों सूत्र हैं निषेध वाले, ये सार्वधातुक में ही करेंगे। और दूसरा इसमें विशेषण लगाया है सार्वधातुक के साथ में इति और एक अचि। तो सार्वधातुक पित भी होने चाहिए। तो जब पित सार्वधातुक कह दिया तो अब सार्वधातुक प्रत्यय तो परस्मै पद में भी होते हैं, आत्मनेपद में भी होते हैं, सभी होते हैं सार्वधातुक। तिंग से सार्वधातुकम, वो तिंग चाहे परस्मै पद के हों या आत्मनेपद के हों। यहाँ कौन से गृहीत किए जाएंगे, आत्मनेपद के या परस्मै पद के या दोनों के? परस्मै पद। परस्मै पद। परस्मै पद के प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि आत्मनेपद में पित प्रत्यय है ही नहीं कोई, ठीक है ना। और परस्मै पद में भी रह गए केवल तीन, टिप सिप और मित। यही तो बनेंगे उदाहरण में, और तो कोई है ही नहीं, तो यहीं पर लगना है ये। अच्छा, अब रही बात, इसमें एक विशेषण और लगाया, अच्छी आजादी पित सार्वधातुक। अब थोड़ी और छंटनी करनी पड़ेगी। अब क्या तिप आजादी है, क्या सिप आजादी है? और मिप भी नहीं आजादी, लेकिन मिप को हम कर लें तो हो जाएगा ना। और लोट लकार में उत्तम पुरुष में आड आगम भी होता है, आडुत्तम से पीछे, तो हो जाएगा नहीं, हो जाएगा कि नहीं? लेकिन आड आगम तो तीनों वचनों में होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष में। तो द्विवचन बहुवचन भी ले लें क्या, आजादी हो गई ना वो है। लेकिन पित है क्या वो? बोला करो ना माइक खोल के, हिलाते रहते हो। पित है आडुत्तम से पिच। हाँ, आडुत्तम से पिच ने 8 आगम भी किया, ठीक है ना। और 8 आगम के साथ में उसने उसको पित भी किया, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन पिप और सिप तो अब नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना, वो नहीं आ सकते, उनका कोई उपाय नहीं, तरीका, वो आजादी नहीं बन पाएंगे। तो बहुत थोड़ा सा इसका क्षेत्र रहेगा। इधर जो अंग लिया गया है वो लिया गया है अभ्यस्त। तो अभ्यस्त संज्ञकस्य अंगस्य लघुपधस्य एकः, ऊपर से लघुपधस्य की भी अनुवृत्ति साथ में आ रही है, यानी अभ्यस्त संज्ञा जिसकी है उसमें लघु उपधा एक वो लिया जाएगा, वो उपधा जो है वो एक ही होना चाहिए। तो लघुपधस्य एकः अजादो पिति सार्वधातुके परतः गुणो न भवति। अब प्राप्ति किससे होगी फिर, क्योंकि लघुपद गुण का निषेध कर रहे हैं, तो पूर्व सूत्र से ही प्राप्ति थी, उसी का अपवाद है ये। तो देखो, ने निजानी, ये जो धातुएं हैं, जैसे निजिर शौच पोषणयोः, विजिर पृथक भावे और विश्लरी व्याप्त, तीनों एक साथ पढ़ी है ना, ये तीनों एक साथ हैं ये, ठीक है। तो इन्हीं 3 धातुओं से यहाँ पर लोट लकार के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं ये। तो लोट लकार में पहला तो हो गया उत्तम पुरुष का एक वचन, तो मी को हो गया नी। देखो धातु निज है, निज णकार को नकार हो जाएगा, निज है, आगे शप आएगा, शप को श्लू हो गया तो द्वित्व भी हो गया, तो निज, ठीक है ना। और एक चीज इसमें अभ्यास में यहाँ पर गुण करने के लिए अलग से सूत्र बनाया गया है, इन्हीं 3 धातुओं के लिए। कौन सा है? निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ,
देखो 3 संख्या भी दे दी वहां पर, इन्हीं 3 का ग्रहण करना है, निजिर, विजिर और विश्लरी। तो निजाम त्रयाणाम गुण श्लव, ये अभ्यास से के अधिकार में है उधर, इन तीनों के अभ्यास को गुण करता है ये। तो ने निज, आगे जो आ दिख रहा है ये आड आगम का आ है, तभी तो आजादी बना, प्रत्यय हो गया आजादी। अब तो ने निज आनी, ये स्थिति है। अब यहां पर पुगंत लघु बुध से गुण की प्राप्ति होने लगी। ठीक है, इसने रोक दिया ने निजानी। ऐसे ही अने निजम, ये कौन से लकार का उदाहरण है? लंग लकार। ये लंग लकार का हो गया। गुण अभ्यास में यहां भी हो जाएगा, क्योंकि शप आएगा, शप को श्लू होगा, श्लू होने से द्वित्व होगा, द्वित्व होने से अभ्यास बनेगा, उसको गुण हो गया अने निजम। तो अने निज और अब ये मिप को होने से आजादी हो गया ये। तो वही मैंने कहा था कि या तो मिप को करें तो बनेगा आजादी, या फिर आडागम करें। ऐसे ही वेविजानी अवेविजम परिवेविषाणी परिय वेविषम, परि उपसर्ग लगा करके प्रयोग किया गया है। बस यही है इसका कार्य, 3 धातुओं के लिए है ये। एक सूत्र और है निषेध का, भूसु वो तिंगी। 2 धातुएं पढ़ी हैं इसमें, भूसु वो हो, षष्ठी द्विवचनांतम, तिंगी सप्तम एकवचनांतम। अब यहां पर पीछे सार्वधातुक की अनुवृत्ति यहां भी आ रही है साथ में, लेकिन सार्वधातुक की अनुवृत्ति आने पर भी फिर भी तिंग बोल दिया। तो तिंग ही तो होते हैं सार्वधातुक, सार्वधातुक तिंग ही तो होते हैं, शित भी तो होते हैं, शित और तिंग दोनों होते हैं। और यहां पर तिंग कहा गया है केवल, ठीक है ना। तिंग आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर विकरण आगे आ गया तो विकरण तो तिंग होता नहीं है, जबकि सार्वधातुक बहुत से हैं जो विकर्ण हैं, शप है, श्यन है, शनम है, ये सब शित है ना, तो शित होने से ये भी सार्वधातुक है। इसलिए यहां पर साथ में तिंग बोला गया है सार्वधातुक में। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि भू सु 2 धातुएं ली गई हैं, इत्यतयो हो तिंगी पिति सार्वधातुके गुणों न भवति। पित यहां भी साथ में आएगा, तो यहां भी प्रत्यय अधिक नहीं मिलेंगे। अब सार्वधातुक हो और पित हो तो तिप सिप मिप यही तो मिलेंगे अब, केवल 3 प्रत्यय, और सीधे अंग से आगे होने चाहिए, नहीं कि भू और सु से आगे ये। तो इसका अर्थ है कि बीच में कोई विकरण आएगा तो उसको पहले हटाना होगा, तभी तो लग पाएगा ये। अगर विकरण आ रहा है तो कैसे लगाएंगे हम? जैसे भू धातु का हम रूप चलाएं लट लकार में, तो भवती भवतः भवंती भवसी भवतः भवथ और भवामी, पित सार्वधातु। तो यहां जो सारे बन रहे हैं रूप, क्या ये भू धातु के आगे नहीं है तिंग? क्या भू धातु के आगे पित नहीं है? भू, भवती, भवसी और भवामी, ये पित है नहीं है तीनों, और तिंग भी है, तो रोकेगा गुण अब ये? भाई भू धातु से उत्तर पित तिंग, यानी पित सार्वधातुक तिंग परे रहते गुण नहीं होता, तो रोको गुण। अब क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्यों नहीं बीच रुक में पा रहा है? भू को गुण क्यों हो गया? शप है बीच में। हाँ, भू के आगे तिप कहाँ है? क्योंकि हम जब ऐसे बोलेंगे तो उस अवस्था में बीच में व्यवधान यदि आ रहा है तो भू और सु अंग से उत्तर कहाँ है? तिंग, बीच में शप आ गया है। तो अब उदाहरणों ने कहाँ कर लिया? लुंग लकार कर लिया, क्योंकि लुंग लकार में चिली आता है, चिली को सिच होता है, और सिच कहाँ चला जाएगा? कौन हटाएगा? गाती। गाती इसका गुपा। अब एकदम धातु के आगे तिंग आ गया, अडागम है, भू धातु है, सिच का लुक हो गया, आगे आया ती का भी इकार हट गया है, ठीक है ना। अब इस तिप को मान करके भू को गुण की प्राप्ति हो रही है। किससे हो रही है?
किसका अपवाद है ये, किससे हो रही है? सार्वधातु कार्धधातु कयोः उससे प्राप्त हो रहा है, इसने निषेध कर दिया। तो अभूत, अभूताम में मत लगाना इसको, भूसुओ सिंह से निषेध करो अभूताम में भी जा करके। क्या करना है वहां, तो किंगिति ही रोक देगा। तो तिप में, सिप में और मिप में उसको रोकेंगे। तो अभूत ये तिप का हो गया, अभूत अभूताम, अभुवन अभूहु सिप का हो गया, और मिप का भी, मिप का अभू और आगे मिप को किया गया अम। अब गुण तो इसने रोक दिया, लेकिन यहां पर एक सूत्र जो कि लुंग और लिट लकार में भू धातु के लिए अलग से बनाया है पाणिनि ने, वुक आगम करने के लिए, ठीक है ना, वो वुक आगम करता है, भुगो वुग लुंग लिटो हो, उससे वुक आगम हो जाएगा। गुण तो हुआ नहीं, वुक हो जाएगा। तो अभुवम, ऐसे ही सुधातु में। अब सुधातु जो है ये वैसे तो ये सुधातु शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, एक तो ये है धातु, ठीक है ना, और एक तुदादी में भी आती है, ये दिवादी में भी आती है। तुदादी में भी आती है, दिवादी में भी आती है, और ये अदादी में भी आती है। तो कौन सी ली जाएगी यहां पर, कौन सी धातु ठीक रहेगी? अदादी। क्यों, परिभाषा तो ये एक तैयार बैठी हुई है ऐसी अवस्था में निर्णय करने के लिए। तो लुग विकरण अलुग विकरण यो हो, आगे लुग विकरणस्यैव ब्रह्म। लुग विकरण, अलुग विकरणस्यैव। हाँ उल्टा हो जाएगा नहीं तो। जी। यदि सूत्र में स्पष्टता नहीं आएगी तब क्या करेंगे कि लुग विकरण। अब देखो यहाँ भू सुबो हो, सु में स्पष्टता है क्या? कुछ भी नहीं है। तो लुग विकरण अलुग विकरण में किसका ग्रहण करेंगे? अलुग विकरण का। तो अलुग विकरण में तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया मामला। अब तो हमें दिवादी की और तुदादी की लेनी होगी फिर तो। अदादी की तो गई, वो तो लुग विकरण की है। अच्छा, अब वहां की यदि ले भी आएंगे तुदादी की या दिवादी की, तो वहां क्यों नहीं हो पाएगा उनका ग्रहण? क्योंकि वहां पर विकरण आ जाएगा बीच में, वो व्यवधान डाल देगा, तिंग आगे मिलेगा ही नहीं। अदादी ही ऐसी है जहां पर विकरण हट जाता है, तिंग सीधा आगे आ जाता है। इसलिए पाणिनि को आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर सूती यानी कि सूत स्टिप लगा इसका लुग विकरण बना करके निर्देश करने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं तो पाणिनि ऐसा कर देते हैं ना, सूती कहते हैं यदि यहाँ पर, तो स्टिप आएगा और शप आएगा, उसका लुक हो जाएगा, तो पता लग जाएगा दादी गण की है ये। बोलते हैं नहीं बोलते हैं ऐसे स्थलों पर, जैसे पा धातु का पाती बोल देते हैं, पिबती ना कह करके, कहीं पिबती कहेंगे तो वादिगण की ही ली जाएगी। तो ऐसा यहाँ संकेत देने की आवश्यकता नहीं समझी इन्होंने, कि व्याख्या करने वाले अपने आप समझ जाएंगे, तो अदादिगण की ही ली जाएगी। तो उसी का उदाहरण है ये। और आत्मनि पद के प्रत्यय आएंगे तो ये त ताम झ था सा थम ध्वम इट वही महिंग। अभी इट वही महिंग के उदाहरण क्यों लिए इन्होंने? क्योंकि आत्मनि पद के प्रत्यय में तो पित है ही नहीं कोई भी, और हमें लेना है पित सार्वधातु। तो क्यों लेना पड़ा हमें ये लोट लकार उत्तम पुरुष? क्योंकि यहाँ पर 8 आगम हो जाता है। 8 आगम तीनों प्रत्ययों को पित बना देता है। हो गया देखो, आत्मनिपद में भी पित प्रत्यय होते हैं नहीं? पीछे मैंने प्रश्न किया था ना कि आत्मनिपद में कोई पित प्रत्यय है, तुमने कहा नहीं होता। देखो ये हो गया नहीं हो गया केवल एक लकार में केवल एक लकार में, लोट लकार में उत्तम पुरुष पित ही होता है आत्मनिपद में। तो सुवई सुवावहई सुवामहई, गुण का तो इसने निषेध कर दिया जो कि साधुक अर्धक से प्राप्त हो रहा था। उसके बाद फिर उवंग आदेश हो जाएगा, गुण के बाद, गुण निषेध के बाद उवंग हो जाएगा। चलो आगे देखो अब अच्छा, नीचे टिप्पणी हम्म,
इंदि भवतीभ्याम च में गुण प्रतिषेधार्थ कित्व का विधान होने से, क्योंकि वहां पर जो अनुवृत्ति आ रही है कित्व का विधान कर रहे हैं ना, तो कहाँ पे आ रहा है कित, असीमकाल लेट कित, उसी के आगे है इंदि भवतीभ्याम च। तो कित्व का विधान होने से ज्ञापित होता है कि वुक नित्य होने पर भी पहले गुण की प्राप्ति होती है। वुक को नित्य क्यों मानते हैं? क्योंकि सीधा लकार बोल देता है वो लुंग लिटो हो, भुवो वुग लुंग लिटो हो। इसका तात्पर्य है कि वुक नित्य हुआ। अगर वुक नित्य हुआ तो उस अवस्था में फिर ये जो उदाहरण बनेगा अभुवम, तो यहाँ पर हम क्यों दिखाएंगे इसको? फिर तो तिंग आगे है ही नहीं। वो तिंग आगे तो है लेकिन भू जो है ये इगंत अंग नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि भूसुवोस तिंगी जब कहा गया है कि गुण निषेध होता है तो गुण की प्राप्ति किससे हो रही है? साधु कार्य से। तो वो प्राप्ति इगंत को ही तो करता है, वहां एक परिभाषा बैठी हुई है। लेकिन जब वो आगम कर लिया तो इगंत है ही नहीं, तो अभुगम तो उदाहरण नहीं बनना चाहिए, तो दिया गया है। फिर भी उससे पता लगता है कि यहाँ पर वुक नित्य होने पर भी पहले गुण होगा, और गुण होगा पहले, तो इसीलिए यहाँ पर निषेध करने के लिए इंदि भवतीभ्याम च से कित्व का विधान किया गया है। उससे पता लग जाता है। तो उतो वृद्धिर लुकी हली। आचार्य जी वो केवल लिट लिट के लिए है ना? हाँ, लेकिन पता तो लगा ना भाई, भुवो भुग लुंग लिटो हो, तो लिट में क्या बुक नहीं है? वो आगम तो लुंग में भी है, लिट में भी है, और वहां कित्व का विधान कर रहे हैं। तो कित्व का विधान कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है बुक नहीं, पहले गुण की प्राप्ति दिखाई जाएगी और उसका कित होने से निषेध होगा, उसके पश्चात बुक होगा, ये क्रम चलेगा। तो वही क्रम फिर यहां भी रखना है हमें, अभुवम में भी ये बता रहे हैं। तो उतः षष्ठे क्वचनांतम वृद्धि ही प्रथमे क्वचनांतम लुकी सप्तमे क्वचनांतम हलि सप्तमे क्वचनांतम। देखो सार्व धातु के जो पीछे से चल रहा था ये अनेकों सूत्रों तक जाएगा अब सार्व धातु के, तो यहाँ पिति भी साथ में चलेगा, लेकिन पीछे तो केवल पिति शब्द ही था उसका विशेषण, लेकिन यहाँ पर पिति न कह करके इन्होंने यहाँ जो विशेषण लगाया है वह लगाया है हली, ठीक है ना। पित्त के साथ में हली और जोड़ दिया है। अब हलादि पित्त सार्वधातुक ये लेना है यहाँ पर। एक तो यह है इसकी शर्त, दूसरी है कि लुकी। अब लुकी लुक कहा जा रहा है, तो लुक क्या किसका संबंध, ये कहाँ जोड़ेंगे हम लुक का? तो विकरण का जहां लुक होता है वहां ये सूत्र लगाना है। उतः उकार का निर्देश हो गया तो दंत विधि हो जाएगी। तो उकारांतस्य अंगस्य वृद्धिर भवति, पीछे गुण की बात चल रही थी, यहाँ पर हम गुण के प्रकरण में थे, यहाँ वृद्धि का तो पूरा कार्य समाप्त कर चुके थे, यहाँ फिर आ गया वृद्धि का। ये दो सूत्रों तक ही है बस केवल, ठीक है ना। ये प्रसंगवश यहाँ दे दिए हैं सूत्र इन्होंने, क्योंकि इनको अलग से सार्वधातुक नहीं कहना पड़ा और पित्त नहीं कहना पड़ा है, इसलिए उसके लाघव के कारण से ये सूत्र यहाँ डाले गए हैं। नहीं तो वृद्धि के प्रसंग में आने चाहिए थे ना ये दोनों सूत्र, तो यहाँ रख दिए इन्होंने क्योंकि लाघव हो गया उसमें। तो यहाँ गुण की प्राप्ति में वृद्धि की प्राप्ति है ये, ठीक है ना। गुण की प्राप्ति में तो वृद्धि की प्राप्ति होगी। किससे गुण प्राप्त हो रहा था? सार्वधातुक आर्धातुक योग से, यहां इसने वृद्धि की प्राप्ति कराई है। तो कारांत संगस्य वृद्धिर्भवति लुकी सति हलादौ पिति सार्वधातुके परतः। अब उदाहरण किसके क्या बनेंगे? वही तिप और सिप और में तीन ही प्रत्यय आएंगे। तो ये जो धातु है ना उकारांत एक साथ पड़ी हैं, किसमें? अदादिगण में। अदादिगण में उकारांत धातुएं बहुत सी आ रही हैं एक साथ जो पड़ी हुई हैं, तो वही यहाँ पर लेना है। जैसे यू धातु है, यू मिश्रणे अमिश्रणे च, हणु, हणु धातु का क्या अर्थ है? और स्टुएं
ष्टुनि स्तुतौ वो भी स्तुति अर्थ में आती है। तो यहाँ पर यू धातु से तिप आया और जो शप आएगा उसका लुक हो गया है। अब लुक की शर्त भी पूरी हो गई, तित भी है आगे, सार्वधातुक भी है, गुण की प्राप्ति हो रही थी, इसने वृद्धि कर दी, तो यौति। आगे रूप कैसे चलते हैं इसके? पूरा अगर बोले लट लकार तो यौति युतः युवन्ति, यौषि युथः युथ, यौमि युवः युमः। आगे तो हो नहीं पाएंगे ना गुण, आगे तो किंग पीछे रोक देगा। ऐसे ही नु धातु का है, स्तु धातु का हो गया, तो ये वृद्धि करने का सूत्र हो गया। आगे देखो, अब ऊर्णु धातु भी ऐसी ही थी, उकारांत, और ये भी अदादिगण की ही है। तो वहां पर फिर विकल्प करके अगला सूत्र आ रहा है, ऊर्णोतेर विभाषा। ऊर्णोते षष्ठे कुचनांतम विभाषा प्रथमे कुचनांतम। ऊर्णोतेर विभाषा वृद्धि भवती। बाकी सब ज्यों का त्यों है, हलादौ पीति सार्वधातु के परतः। तो यहां भी तिप सिप मिप का उदाहरण बनेगा। तो प्र उपसर्ग है, आगे ऊर्णु है, तो प्रोर्णौति, और दूसरे पक्ष में सार्वधातु कार्धतु से गुण करके प्रोर्णोति। ऐसे ही प्रोर्णौषि, प्रोर्णोषि, प्रोर्णौमि, प्रोर्णोमि। बस ये दो सूत्र इसके हो गए उकारांतों के। अब ये जो ऊर्णु में यहाँ पर विकल्प करके हलादि पित सार्वधातुक में वृद्धि का विधान किया गया था, इसकी अतिव्याप्ति को थोड़ा सा रोकने के लिए अगला सूत्र आया, गुणोप्रक्ते। गुणः प्रथमे कुशनांतम अप्रक्ते सप्तमे कुशनांतम। अब स्पष्ट अर्थ लग रहा होगा कि देखो पीछे कहा गया था हलादि पित सार्वधातुक, तो ये तो हम लट लकार में भी देख लिया हमने, और अन्य लकार जहां जहां भी जो चार लकार होते हैं, चार लकार होते हैं ना, जहां विकरण आता है, सार्वधातुक लकार भी इनको बोलते हैं, क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय ही तो ले रहा है ये। तो चार लकारों में लंग लकार भी तो आ रहा है, लेकिन लंग लकार में क्या होगा कि वहां पर तिप सिप मिप में इकार का लोप हो जाएगा, इतश्च सूत्र से। इतश्च लोप प्रसिपत, इतश्च। हाँ इतश्च सूत्र से इतश्च लोप तो लेट लकार में लगता है। तो वहां जब लोप कर दिया हमने, तो उस अवस्था में भी तो ऊर्णोत्तर विभाषा लगना चाहिए। तो वहां के लिए ये सूत्र आगे है, क्योंकि वो बन जाता है फिर एकार लोप होने के बाद अप्रक्त सार्वधातुक, वह गुण करेगा ये। तो ऊर्णे इत्येतस्य अंगस्य अप्रक्ते हलिपिति सार्वधातुके परतः गुणो भवति। अब यहाँ पर ये गुण का विधान कर रहा है, या पूर्व सूत्र से प्राप्त विकल्प को एक प्रकार से रोक रहा है। परिणाम की दृष्टि से हम क्या मानेंगे? देखो गुण तो प्राप्त हो ही रहा था सार्वधातुक कार्धतुक से, लेकिन पूर्व सूत्र ने विकल्प से वृद्धि दिखाई थी। तो इसका स्पष्ट जो उद्देश्य है क्या है? विकल्प से वृद्धि को रोकना, अर्थात गुण की प्राप्ति कराना। जो गुण चल रहा था उसी को निर्बाध रूप से संपन्न होने देना, यह है मुख्य कार्य इसका। तो प्रौर्णोत और प्रौर्णोह दो उदाहरण लिए इन्होंने। क्यों लिए दो उदाहरण? मिप का क्यों नहीं लिया? तिप सिप मिप तीन है ना, पित प्रत्यय, तो मिप का उदाहरण क्यों नहीं लिया? आजादी नहीं है, आजादी नहीं है, हलादी नहीं है, आजादी नहीं। हलादी नहीं है, और दूसरा यह है कि वहां पर मिप को तो अम हो जाता है, और अम हो जाता है तो अप्रक्त भी तो नहीं है, वो अप्रक्त चाहिए ना इसको, केवल गुणों अप्रक्ते। तो अप्रक्त तो केवल एक ही वर्ण रहेगा तभी हो पाता है, तो दो ही मिलेंगे इसके, तिप के और सिप के। तो ऊर्ण धातु है यहाँ पर, आठ आगम भी करेंगे, आठ अष्टर से वृद्धि हो जाएगी। अगला देखो सूत्र, अब तृणः इम, तृणः है ये, तो तृणः षष्ठी क्वचनांतम इम प्रथमई क्वचनांतम।
तृणः में पाणिनि ने एक बड़े विचित्र तरीके से यहाँ धातु को लिया है शनम प्रत्यय साथ में जोड़ करके, जबकि शनम प्रत्यय कब आता है? कर्तावाची सार्वधातुक आगे आएगा तभी तो आएगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है सार्वधातुक। तो ये केवल ये बताने के लिए, अर्थात यहाँ शनम का जो ग्रहण किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि जब शनम कर लेंगे, ठीक है ना, तब ये सूत्र इम आगम करेगा। केवल इतना बताने के लिए पाणिनि ने शनम ग्रहण करके धातु का ग्रहण किया, यहाँ पर शनम लगा करके उसमें साथ में। तो तृणः यानी कि तृणः जो धातु है, धातु तृणः बंधने है ना, बोध है त्रिही धातु जो है ना त्रिह हिंसायाम, तो त्रिह हिंसायाम में जब शनम लाएंगे तो बीच में आएगा, तो त्रि न गुणा करके तृणः, धातु तो हकारांती है तो तृणः, उसी का षष्ठी का एक वचन है ये। तो तृणः इत्येतस्य अंगस्य हलादोपिति सार्वधातुके परतः इम आगमो भवति। अब इम आगम में मकार तो अनुबंध है, ई आएगा, कहाँ आएगा? मित कर दिया गया है तो मिलचोन्त्यात्तरः। तो तृणः में अंतिम अच ण जो शनम का प्रत्यय है शनम, उसके आगे आएगा, ठीक है। तृण ई और हकार है, गुण होकर के बन जाएगा तृणेह, ये बनेगा। अब तृणेह मान करके हमें रूप चलाने हैं आगे। तो हलादी पिप सार्वधातु अप्रयुक्त यहाँ नहीं है, तो तिप सिप मिप सभी बनेंगे उदाहरण इसके अब तो, ठीक है ना, अप्रयुक्त होगा तब भी बनेगा। तो तिप सिप मिप में पहले ले लिया इन्होंने, तो त्रिह धातु से लट लकार तिप आया, ठीक है ना, क्षणम आ गया, तो तृणः, यहाँ पर नकार को नकार भी कर लेना है, तो तृणः और आगे तिप है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने इमागम किया तो गुण होकर के बन गया तृणेह और ती। अब तो आगे कार्य कर ही लोगे, तृणेढ़ी बनाना है ना, तो हकार को ढकार करना, तकार को ढकार करना पहले, धकार को फिर नाष्टू लगाना, अब दो दो ढकार हो गए, एक ढकार का लोप कर देना, बस ये सारे कार्य हैं जो कि अनेकों बार करते चले आए हम लोग। तो तृणेढ़ी, लेकिन जब सिप आएगा, क्योंकि ये तो तकार था तो झटस तथोर धो लगा लिया हमने, क्या सिप में भी लगाएंगे उसको? हम नहीं लगा सकते। तो वहां पर तृणेह और सी, हकार को ढकार तो करेंगे, लेकिन उस ढकार को फिर ककार भी हो जाएगा, षडो का हसी, उधर सकार को शकार हो जाएगा, तो तृणेक्षी। और जब मिप लाएंगे तो हकार को ढकार भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? झल नहीं, झल नहीं है और पदांत भी नहीं है, दो में से कुछ भी नहीं है। तो तृणेहिमी। आगे दिया है लंग का उदाहरण ये, तो लंग में इकार का तो लोप हो जाएगा, ठीक है ना, इकार का लोप होने के बाद अडागम अतृणेह और तिप का तकार, अतृणेह और तिप का तकार है। अब क्या करेंगे? ओढ़ा, पहले तकार से तो निपट लो। झलम जशुंते। हलंत नहीं बनेगी धातु अब ये, हलन्याभ्यो दीर्घात सुती सी, इनके अप्रयुक्तों का हम ध्यान ही नहीं रखते, सु का ध्यान रखते हैं, केवल ती सी को भूल जाते हैं। तो सुती सी, क्योंकि प्राय सूत्र जो है ना हलन्याभ्यो सूत्र लोग कहाँ लगाते हैं? सु का लोप करने के लिए, ती और सी का ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पर ती जो अप्रयुक्त बन गया है तो इसको भी जानना पड़ेगा। अब रह गया अतृणेह, अब तो पदांत मान करके भी हम हकार को ढकार कर सकते हैं, ठीक है ना, झल पर रहे थे कर ही रहे थे, पदांत में भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर वावसानी इत्यादि लगा करके अतृणेट और अतृणेड दो बन सकते हैं, यहाँ पर एक दिखा दिया है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया केवल त्रिह धातु के लिए, ठीक है। आगे देखो, ब्रुव ईट,
अब ये ईट आगम भी हम कई बार करते हैं, तो यही प्रकरण है और कहीं नहीं है, ठीक है ना, ईट आगम का। और इसके जो सूत्र हैं ये 6 सूत्रों तक ये चलता है ईट आगम का। तो ब्रुवः पंचमे क्वचनांतम ईट प्रथम क्वचनांतम। हलादि पित्त सार्वधातुक आ ही रहा है पीछे से। तो ब्रुवः इत्येतस्मात् अंगात उत्तरस्य, पंचमी है यहाँ पर, तो अंग से भी पंचमी बदल जाएगा। अंगात उत्तरस्य हलादे पितः सार्वधातुकस्य ईट आगमो भवति। पीछे हलादि पित्त सार्वधातुक ये जो थे सप्तमी में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर पंचमी होने के कारण से षष्ठी को, सप्तमी को षष्ठी में बदल दिया गया। तस्मादित्युत्तर से ब्रुवः की पंचमी ने सब परिवर्तन कर दिया। तो अब ईट आगम किसको होगा? जो षष्ठी में परिवर्तित हो गया। हलादि पित्त सार्वधातुक, इसको ईट होगा। तो इसी के आदि में आना है, उसी का भाग बनेगा वो। तो ब्रू धातु आगे तिप, क्योंकि पित्त सार्वधातुक लेना है तो तिप सिप मिप, बस यही 3 प्रत्यय आएंगे। तो शप आया, शप का तो श्लू हो गया, ठीक है ना, दादी गण की है ये। तो ब्रू और ती, ठीक है ना, ईडागम हो गया, वो ईडागम। तो ब्रू ई और ती, गुण और अबादेश, ब्रवीति, ब्रवीषि, ब्रवीमि, ये हो गया। कोई कठिन नहीं है, बस इतना ही कार्य है इसका। आगे देखो, यंगो वाह, यंग पंचमी क्वचनांतम वाव्य पदम, यहां भी पंचमी आ रही है, तो इसलिए यहां भी हलादि पित्त सार्वधातु को षष्ठी में बदल जाएगा। तो यंग उत्तरस्य हलादे पितः सार्वधातुकस्य वा ईट आगमो भवति। अब यहाँ पर यंगंत धातु है, यानी कि यंग प्रत्यय लाना है हमें, और यंग प्रत्यय लाने के बाद उस यंग से उत्तर हलादि पित्त सार्वधातुक लेना है, ठीक है ना। हलादि पित्त सार्वधातुक लेना है। तो हलादि पित्त सार्वधातुक पीछे चर्चा हो रही थी अभी कि पित्त प्रत्यय आत्मनेपद पद के या परस्मी पद के, तो कहाँ मिलते हैं हमें? परस्मी पद में। आत्मनेपद पद में भी है, लेकिन केवल लोट लकार की बात थी वो। तो यहाँ पर परस्मी पद के प्रत्यय लेने के लिए हमें परस्मी पद भी लाना होगा पहले। लेकिन यंग प्रत्यय करने के बाद आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं या परस्मी पद के प्रत्यय आते हैं? अनुदात्तम गीत आत्मनेपदम। तो आत्मनेपद के आने चाहिए। तो क्या यंगंत से हम परस्मी पद के प्रत्यय नहीं ला सकते? नहीं ला सकते, यंग लुगन से नहीं ला सकते यंग लुगंत से, यंग लुगंत से ही ला सकते हैं। हाँ, यंग का लुक करने के बाद, यंग का लुक करने के बाद जो धातु यंगंत थी अभी और हमने यंग का लुक कर दिया, तो उसकी एक संज्ञा है विशेष, जो कि प्राचीन आचार्यों की है, पाणिनि की तो नहीं है। उसका प्राचीन आचार्य ने नाम रखा है उसका चरकरीत। क्या नाम है उसका? चरकरीत। ये संज्ञा है ये, और यही संज्ञा पाणिनि ने ज्यों की त्यों लेकर के अदादि गण के प्रकरण में वहां एक सूत्र के रूप में उन्होंने वाक्य रखा, चरकरीतम च। और जहां ये चरकरीतम च पढ़ा है वहां परस्मी भाषा, परस्मी पद का प्रकरण चल रहा है वहां। तो क्या कहना चाह रहे हैं पाणिनि वहां पर चरकरीत कह करके? क्या कहेंगे अब? पहली बात तो अदादि गण में है वो, तो अदादि गण की धातु मानी गई, तो शप आएगा, उसका लुक हो जाएगा। पहला कार्य तो ये हुआ। दूसरा, परस्मी भाषा कह दिया है वहां, तो परस्मी पद के प्रत्यय भी आएंगे। हो गया स्पष्ट? तो चरकरीतम च ये निर्णय करता है परस्मी पद के प्रत्यय लाने के लिए। तो इसलिए यहां जो उदाहरण आएंगे वो यंग लुक के आएंगे, और यंग का लुक तो पता है ही तुम लोगों को कि अच प्रत्यय परे हो तब भी, और नहीं तो बिना उसके भी। यंगो चीचा, बिना किसी निमित्त के भी यंग का लुक हो जाता है। तो लप धातु का उदाहरण दिया है शाकुन को लालपीति। तो लप धातु से यंग प्रत्यय ला करके और सारे द्वित्व आदि कार्य करके बना लिया लालप्य, यहां तक पहुंच गए, ठीक है ना। लालप्य। अभ्यास में दीर्घ करते हैं, किससे करेंगे?
ललप है ना, लप लप ललप, तो ललप्य, तो लालप्य दीर्घ कैसे करते हैं, दीर्घोकितः, ठीक है ना, अभ्यास में दीर्घ हो जाएगा। तो लालप्य, अब लालप्य की धातु संज्ञा करके सनाद्यंता धातुवः, उसके बाद फिर आगे लट लकार ले आई, अदादिगण की मानते हुए शप आया, उसका लुक हो गया, इधर यंग का भी लुक हो गया, तो रह गया लालप और आगे ती। अब देखो यंग 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 से उत्तर प्रत्यय लक्षण मान करके यंग से उत्तर हलादि पित सा धातु आ गया, इसने कर दिया ईट आगम, तो लालप ईति, लालप ईति। वध धातु से वावदीति, और रू धातु से रो रवीति। अभ्यास में तो गुण हो ही जाना है, और जो रू है आगे उसको भी गुण हो गया है, अब आदेश हो गया, तो रो रवीति। ये उसमें आता है ना, मंत्र में बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, कौन सा, त्रिबुद्धो वृषभो रो रवीति महो देवो मर्त्या आविवेश, आभाष्य में भी है ये। तो वहां पर रो रवीति ये प्रयोग आया हुआ है रू धातु से। प्रारंभ की पंक्ति कौन सी है इसकी, मेरा ध्यान से हट गया, त्रिधा पद्धो वृषभो रो रवीति, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः। नहीं ये नहीं है, इसका तो वो है आगे, गुहा त्रीणि निहिता नेंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। अच्छा, चत्वारि श्रृंगा, हाँ, चत्वारी शब्द है ना, वो प्रारंभ में यहाँ भी था, तो यहाँ का धोखा हो गया मुझे। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभो रो रवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। ये किसका वर्णन है सारा, किसका वर्णन है, व्याकरण, भाषा, भाषा का ही है। भाषा कैसी है ये, चत्वारि श्रृंगाः, चार इसके सींग हैं, त्रयोस्य पादाः, तीन इसके पैर हैं, चत्वारि श्रृंगाः त्रयोस्य पादा, द्वे शीर्षे, दो सिर हैं, पूरा शरीर बना दिया ना, सप्त हस्तासु अस्य, सात इसके हाथ हैं, तो पूरा एक देव हो गया ना, देव संज्ञा दी गई है उसकी। तो ऐसा ये वृषभ रूपी देव, त्रिधा बद्धो वृषभो रो, तीन जगह से बंधा हुआ है ये। अब तीन जगह से बांध रखा, तो चीखेगा तो फिर एक जगह से बांध करके ही चीखता है पशु, यहाँ तीन तीन बंधन लगा दिए। तो त्रिधा बद्धो वृषभो रो रवीति, देखो बार बार शब्द कर रहा है ना, तीन जगह से बांध दिया ना, तो बार बार शब्द कर रहा है, महो देवो मर्त्या आविवेश। ऐसा ये देव हम मनुष्य में प्रवेश कर गया है, तो कितनी समस्या आ गई है। अब बांध भी रखा है उसको और हमारे अंदर घुसा दिया उसको बांध करके। अच्छा जी, थोड़ी भाषा आती है तो भी बहुत बोलता है, अब पूरा शास्त्र आ गया तो आएगा महाभाष्य में ये, वहां विस्तार से व्याख्या चलेगी इसकी। तो यहाँ जो है ना रो रवीति शब्द जो आया है ये, तो उसका उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो सूत्र है ना यंग, ये विकल्प करके करता है, तो फिर नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही उदाहरण में। वैसे जब इसके रूप चलाते हैं धातुओं के, धातु वृत्ति पढ़ते हैं जब, तो यंग लुगंत के रूप, मतलब यंगंत का रूप होता है, तो साथ में यंग लुगंत का भी चलता है, और वहां पर यंग लुक का रूप चलता है, तो ईट आगम के उदाहरणों में दोनों दिखाते हैं साथ साथ, बिना ईट का भी और ईट का भी, दोनों साथ साथ रूप का अभ्यास करवाया जाता है उसमें। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग दे दिए हैं, जैसे लालपीति में ईट दे दिया है, और जहाँ ईट का नहीं दिया है वहां पर वरवर्ती और चरकड़ती ये दे दिया है। अच्छा, ये जो प्राचीन आचार्य की संज्ञा है वो कौन सी बताई थी मैंने अभी, यंग लुगंत की, चरकरीत, ठीक है ना, चरकरीत। यद्यपि वो किसी लकार की कोई प्रत्यय नहीं है, तिंग नहीं है वहां पर, तिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, चरकर्ती, और अगर ईट करते तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, चरकरीति, यही तो बनेगा, चरकरीति। और संज्ञा क्या है, चरकरीत। तो एक तरह से लग रहा है जैसे निष्ठा प्रत्यय करके और ईड आगम किया है उसको,
तो संज्ञा है, संज्ञा तो कैसे भी रख सकते हैं, वो कोई तिङंत का रूप नहीं है, संज्ञा के रूप में लेना है हमें। चर करीत, लेकिन वहां ये तो दिखाई दे रहा है ना मैं कि क्री धातु है, दुत्त भी किया है उसको, ईड आगम भी किया है, ये सारे कार्य दिख रहे हैं नहीं, चर करीत। तो वरवर्ती और चरकर्ती। अब यहाँ जो है ना अभ्यास में, जैसे पीछे तो हमने लाल अपीति वावदीति इत्यादि में तो अभ्यास को दीर्घ किया था, और रोरविति में अभ्यास को गुण किया था, गुणो यज्ञ लोको हो, ठीक है ना। लेकिन ये जो है इसमें क्री में और व्री में, तो क्री में और व्री में हम गुण यदि जब कर लेंगे तो उस अवस्था में तो फिर हलादि शेष रेप को तो हटा देगा ना, रेप हट जाता है नहीं जब गुण करते हैं अभ्यास में, तो रेप तो हट ही जाता है। लेकिन यहां पर जो सूत्र है ना, अलग से रुक आगम करके रेप लाया गया है। फिर ये वरवर्ती और चरकर्ती में ऋतश्च सूत्र उसी अभ्यास से के अधिकार में है, ये ऋतश्च, ठीक है ना, उससे रुक आगम किया गया है। और कित है रुक, तो अभ्यास के आगे आएगा, उसका रेफ है ये गुण वाला रेफ नहीं है, वो तो हट गया, गुण किया, गुण करके वो तो रेफ के चला गया हलादि शेषा, लेकिन रुक आगम का रेफ यहां दिखाई दे रहा है। चलो और देखते हैं। तुरुस्तु शम्यमः सार्व धातु के, अभी चल रहा है ईट, तो तुरुस्तु शम्यमः पंचम में कुशनांतम सार्व धातु के सप्तम में कुशनांतम। देखो ब्रू में हो गया, यंगंतों में हो गया, और यंगंतों का तात्पर्य यंग लुगंत, यंगंत में तो होगा ही नहीं, यंग लुक करने के बाद ही हो सकता था। अब ये जो है ना, इसमें पांच धातुएं और ली गई हैं। तुरुस्तु शम्यमः पंचम में कुशनांतम सार्व धातु के सप्तम में कुशनांतम। पीछे चल रहा था हलादि पित्त सार्व धातुक, और फिर कह दिया सार्व धातु, ऐसा क्यों? अब तो दे सकते हो उत्तर। है ना, यंगो वा विकल्पम आसी। हाँ, सार्व धातु को पीछे से आ रहा था, और फिर भी यहाँ पर दोबारा सार्व धातु ग्रहण किया गया है, तो विकल्प वाली बात तो नहीं है, वो तो ठीक है। मुख्य बात चल रही थी क्योंकि सार्व धातु के साथ में पित्त जुड़ गया था, ये चल रहा था नहीं, पित्त साथ में, पित्त सार्व धातु, पित्त सार्व धातु। बात तो खैर एक ही सूत्र में कहा है, वो इतना प्रबल नहीं था, लेकिन पित्त का संबंध पुराना हो गया था ना, 7 कदम साथ चलते हैं तो मैत्री जाती है ना। विवाह विवाह संस्कार में होती है ना एक प्रक्रिया सप्तपदी, तो यहाँ भी जो है पित्त जो है कई कदम चला था तो मैत्री हो गई, अब उस मैत्री को हटाना है, इसलिए सार्व धातु के दोबारा बोल दिया साफ करके बिल्कुल। तो अपित के लिए है ये। तो तु रु स्तु शम अम इत्येतेभ्यः उत्तरस्य हलादेः सार्वधातुकस्य वा ईट आगमो भवति। तो तु धातु है, ठीक है ना, तो उत्तवीति, ये तु धातु सौत्र है, ये धातु पाठ में मत ढूंढना इसके लिए, ये उसमें सौत्र तो गति हिंसा से सूत्र है, को यहाँ नहीं लिया गया है, ये सौत्र धातु के ही रूप में है, और उसी का यहाँ पर ग्रहण है, क्योंकि अदादि गण भी साथ में देखना। वो कहाँ पर आई हुई है, तु गति वृद्धि हिंसासु सौत्र, कौन सी गण की है ये? तु गति तु आदादी में ही से नहीं, तो वहां, हाँ ठीक है, तो वहीं तो पढ़ा हुआ है ये, पूरा वाक्य ध्यान नहीं दिया। तु गति वृद्धि हिंसासु सौत्र, पाणिनि कह रहे हैं कि ये सौत्र ही मान करके मैं यहाँ बता रहा हूं, ये धातु पाठ के न होकर के सूत्रों में इसको स्वीकार करना है, उसी का ग्रहण था वहां पर। तो वो धातु हो गई, तो उत्तवीति, उत उपसर्ग लगा दिया है, जब ईड आगम कर लेंगे तो उत्तवीति, नहीं तो फिर क्या होगा, उतो वृद्धिर लोकी हली। देखो ईड आगम करके हलादि पित नहीं रहेगा, ये समझ में आया,
जब ईट आगम कर लेंगे तो हलादि पित्त तो रहा नहीं, तो उतो वृद्धिर लुकी हली लग जाएगा, नहीं लगेगा, तो गुण हो गया। और जब ईट आगम नहीं करेंगे तो हलादि पित्त है ये, अब वृद्धि हो गई, तो उत्तवीति उत्तवती। ऐसे ही उपरवीति उपरवती, रू धातु है, और स्तु का उपस्तवीति उपस्तवती। अब आया शम धातु का, तो शम धातु का जो उदाहरण दिया है इन्होंने शमीध्वम, और दूसरा दिया है शध्वम। तो ये क्या है यहाँ पर, शमीध्वम और शध्वम। तो शम धातु से ध्वम प्रत्यय जो आगे लाए हैं, तो वहां तो ईडागम करके दिखा दिया शमीध्वम, लेकिन जिस पक्ष में ईडागम नहीं हुआ है उस पक्ष में ये मकार कहाँ चला गया। देखो ध्वम प्रत्यय है ना, तो ध्वम प्रत्यय कैसा हो गया, सार धातु कमपित शम के मकार का लोप हो जाएगा, ठीक है ना, शध्वम। ऐसे ही अभी उपसर्ग पूर्वक अम धातु से अमीति अभ्यमीति, और आगे जो दिया है इन्होंने इसी का दूसरा रूप, वो क्या है, अभ्यंती। तो अभ्यंती में ये झी का अंति मत समझ लेना, अम धातु है आगे और तिप है, ईडागम हुआ नहीं, ठीक है ना, ईडागम तो हुआ नहीं, तो अम का मकार का भी तो अनुस्वार हो के परसवर्ण हुआ है ये, अंति अभी उपसर्ग है अभ्यंती। आगे और टिप्पणी टिप्पणी में, हाँ, इन्होंने जो शंध्वम और शमीध्वम जो दिए थे उदाहरण, इन्होंने दिया था शमीध्वम और शध्वम। तो इनका कहना यह है कि कुछ व्याख्याकार यहाँ पर शंध्वम ऐसा उदाहरण दे देते हैं दूसरे पक्ष में जहाँ ईडागम नहीं होता है, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। कारण क्या है, तो देखो यहाँ लिखा है नीचे टिप्पणी में कि शमु दिवादी और अम धातु भुआदि की है, तो जब तक विकर्ण का लुक नहीं होगा तब तक हलादि सार्वधातुक उपलब्ध नहीं होगा। अतः यहाँ छांदस प्रयोग मानकर, क्योंकि शब का लुक करें तो करें कैसे, अगर भुआदि की है अथवा दिवादी की है तो दिवादी में श्यन आएगा, भुआदि में शप आएगा, तो शब का लुक कैसे करेंगे हम, अदादिगण की तो है नहीं, तो छांदस मान करके शब का लुक हो जाएगा, और श्यन का भी लुक कर लो, जैसे भी करना है वैसे छांदस मान करके, क्योंकि बिना लुक किए हलादी नहीं मिल पाएगा फिर, ठीक है ना। तो वह था ईट के अभाव का रूप भी विकर्ण लुक पक्ष में ही दिखाना चाहिए। जब विकल्प से ईट कर रहे हैं तो जिस पक्ष में ईट किया हमने उस पक्ष में तो कर लिया लुक, और जिस पक्ष में ईट नहीं किया उस पक्ष में हम विकर्ण दिखाएं, ये सही रहेगा। दोनों रूप एक ही प्रकार के होने चाहिए ना। अगर लुक पक्ष में दिखाना है तो लुक का ही उदाहरण फिर ईट वाला भी दो। जब ईट में लुक कर दिया तो उस अवस्था में मकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण तो है नहीं, अब ध्वम आगे आ रहा है, इंगित है, तो शब्दध्वम बनेगा कि नहीं। और अभ्यंती में अभ्यंती और अभ्यमीति, अगर यहाँ पर भी हम अगर लुक न करें और दूसरे पक्ष में जहां ईडागम नहीं हुआ है वहां शब्द दिखा दें तो क्या बनेगा, फिर अभ्यमति बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अभ्यमति भी जो मानते हैं ऐसा कि बनना चाहिए, उसको ये निषेध कर रहे हैं। यहाँ इनको जो है ना दूसरे वाले में अभ्यमति दिखाना चाहिए था, जैसे इन्होंने लिखा ना शंध्वम और शमीध्वम, और इन्होंने क्या दिया उदाहरण, शमीध्वम और शध्वम। तो शध्वम का तो शंध्वम मिलता है पाठ है, और अभ्यमीति अभ्यंती तो ये स्वयं ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अभ्यमति और अभ्यमीति, ऐसा जो अन्य लोग देते हैं उदाहरण उसका खंडन किया है। तो बात सही भी है, क्योंकि जब विकर्ण लुक करके हम ईट का उदाहरण दे रहे हैं तो विकर्ण का लुक करके हमें बिना ईट का भी उदाहरण रखना चाहिए। और ये जो है ना काशिका में भी ये गलती हुई है, क्योंकि इन्होंने दिया है उदाहरण
हाँ, अभ्यमति दिया है इन्होंने, गलत है ये काशिका में। और शम का दिया है, बल्कि शम का तो उन्होंने शयन भी करके दिखा दिया, शाम्यध्वम, शमीध्वम और शाम्यध्वम, इन्हें शयन किया, फिर दीर्घ भी कर लिया, दोनों काम कर लिए। पीछे आया था ना शमामष्टानाम दीर्घ शनि, तो कहीं शंध्वम या कहीं शाम्यध्वम, ये अशुद्ध है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखो, या यहीं तक रखते हैं, अब समय काफी हो गया। प्रणोध्वनि। ओ